नहीं, वो नीचे वो जो ब्लिंक हो रहा होता है, हाँ जी, हाँ वो मैं देखता हुआ जाता हूँ। अब मैं जब भी कुछ करता हूँ ना तो मैं चेक करता हूँ। वो F8 की है इसकी, F8 की अच्छा, है बस। सही है, चलो ठीक, शुरू करूँ बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस एंड कैरियर मैनेजमेंट का आज हम लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू हैव अ रीकैप कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ी और डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा पॉसिबल एरर्स इन रेटिंग्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग, steps in designing a frame of reference training, behavior observational training, self-leadership training, steps in designing a self-leadership training, self-efficacy training, ongoing monitoring and evaluation. आज के लेक्चर का एजेंडा ये है, ongoing monitoring and evaluation हम पढ़ेंगे, then हम स्टार्ट करेंगे compensation and legal issues, कॉम्पनसेशन में रिवॉर्ड सिस्टम हम डिस्कस करेंगे और फिर हम लीगल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, व्हेन द टेस्टिंग इज ओवर एंड द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन वाइड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ क्लियर मेजरमेंट्स टू मॉनिटर एंड एवेल्यूएट द सिस्टम। जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी होती है और ये मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम मेजरमेंट्स, क्लियर मेजरमेंट्स लें और मॉनिटर करें, एवेल्यूएट करें सिस्टम को। इन नटशेल, a decision is to be made about how to evaluate system effectiveness and how to evaluate the extent to which the system is being implemented as planned and how to evaluate the extent to which it is producing the intended results। यानी कि नटशेल में ये कि डिसीजन लिया जाए कि किस इफेक्टिवनेस क्या सिस्टम की और वो किस किस्म के रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, आया कि वही रिजल्ट्स दे रहा है जो हमने प्लान किया था या नहीं। अभी हम केस स्टडी डिस्कस करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट टेक्स द एवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम वेरी सीरियसली। सिंस द अर्ली 1990s, several laws have been passed that mandate federal agencies to develop a strategic plan, a performance plan, and a performance report. Although these initiatives concern agencies and not individuals, ultimately the performance of any agency depends on the performance of the individuals working in that agency. The performance of the individuals, the net results of such laws as the Government Performance and Results Act is an increase in accountability and funding allocation based on performance. Thus, federal agencies are required to evaluate the relative efficiency of their various management techniques, including performance management systems. यूनाइटेड स्टेट्स की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने 1980 में लॉज पास किए जिससे वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली उन्होंने इम्प्लीमेंट किया इन डिफरेंट एजेंसीज, और वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस प्लान और स्ट्रेटजिक प्लान बनाने पे उन्होंने बहुत ज़ोर दिया। और इसी के नतीजे में गवर्नमेंट ने कई लॉज बनाए जो कि जिस तरह की गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स एक्ट बना जिसके ज़रिए इंक्रीज हुई अकाउंटेबिलिटी और फंडिंग एलोकेट हुई ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड टू डिफरेंट एजेंसीज। तो फेडरल एजेंसीज से रिक्वायर किया जाता है कि वो एवेल्यूएट करें रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ देयर वेरियस मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एवेल्यूएशन डेटा शुड इंक्रीज रिएक्शंस to the system and assessments of the system's operational and technical requirements. For example, a confidential survey could be administered to all employees asking about perceptions and attitudes regarding the system. This survey can be administered during the initial stages of implementation and then at the end of the first review cycle to find out if there have been any changes. In addition, regarding the system's results, one can assess performance ratings over time to see what positive effects the implementation of the system is having. Finally, interviews can be conducted with key stakeholders, including managers and employees who have been involved in developing and implementing the performance management system.
इसके बाद एवेल्यूएशन डेटा हासिल किया जाता है जिसमें रिएक्शन होते हैं सिस्टम से और असेसमेंट्स के मुतल्लिक, और जिसके एग्जांपल है कि कॉन्फिडेंशियल सर्वे किया जाता है, तमाम एम्प्लॉयज से पूछा जाता है कि उनके परसेप्शन और एटीट्यूड क्या है सिस्टम के मुतल्लिक, और उस सर्वे को एडमिनिस्टर किया जाता है इनिशियल स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और एट द एंड ऑफ द रिव्यू साइकिल टू फाइंड आउट व्हाट देयर हैव बीन एनी चेंजेस, और उसके बाद सिस्टम रिजल्ट्स के ज़रिए one can assess the performance ratings over time to see the positive effects of the implementation of the system is having, यानी कि वो पॉजिटिव इफेक्ट देख सकता है कि सिस्टम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आए हैं। और आखिर में इंटरव्यूज़ किए जाते हैं की स्टेक होल्डर से, मैनेजर्स होते हैं जिनमें एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। Several additional measures can be used on a regular basis to monitor and evaluate the system. बहुत से एडिशनल मेजर लिए जाते हैं जिनके ज़रिए रेगुलर बेसिस से मॉनिटर किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है सिस्टम को। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एवेल्यूएटेड, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मेजर इज टू असेस कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें जो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द सिस्टम और उन्हें एवेल्यूएट किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग, an indicator of quality of performance assessments is whether all or most scores are too high, too low, or clumped around the center of the distribution. Performance rating को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? एक इंडिकेटर ये है कि क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट आया कि वो कैसी है, कि वो बहुत हाई तो नहीं है, रेटिंग्स बहुत हाई तो नहीं है, बहुत लो तो नहीं है, या फिर वो एक ही सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के इर्द गिर्द क्लम्प हुई हुई है। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अनदर इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट इज द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ओपन एंडेड सेक्शन ऑफ द फॉर्म। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है जो कि प्रोवाइड की जा रही है। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस डिस्कशन मीटिंग्स, कॉन्फिडेंशियल सर्वे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल एम्प्लॉय ऑन अ रेगुलर बेसिस to gather information about how the survivor is managing the performance discussion meetings. Quality of performance discussion meetings कैसी हैं कि confidential survey किया जाता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तमाम एम्प्लॉयज़ को एक रेगुलर बेसिस पे इकट्ठी की जाती है इंफॉर्मेशन कि हाउ द सर्वाइवर इज़ मैनेजिंग द परफॉर्मेंस डिस्कशन मीटिंग। सिस्टम सेटिस्फेक्शन, एक कॉन्फिडेंस सर्वे किया जाता है, can also be confidence survey can also, ये उर्दू वाला कार्ड दीजिएगा। System satisfaction, our confidence survey can also be distributed to assess the percentage of system users, both raters and ratees. Overall cost benefit ratio, a fairly simple way to address the overall impact of the system is to ask a participants to rate the overall cost / benefit ratio for the performance management system. एक आसान तरीका वो ये है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखी जाए और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद उसमें क्या चेंज आया है, वो क्या बेहतर हुई है या नहीं। यूनिट लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल परफॉर्मेंस, सच परफॉर्मेंस इंडिकेटर might be customer satisfaction with specific units and indicators of the financial of various units or the organization as a whole. यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे परफॉर्मेंस को देखा जाए, इसका पता चलेगा हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन से स्पेसिफिक यूनिट्स और इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंशियल ऑफ वेरियस यूनिट्स और द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अब हमें केस स्टडी, नाउ विल डिस्कस अ केस, ये पिछला कट कर दीजिएगा। नाउ विल डिस्कस अ केस स्टडी रिटर्निंग टू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एट द वॉशिंगटन स्ट्रीट पेट्रोल। We can examine how it has evaluated effectiveness since the system was implemented. The Petrol has several measures in place for continual evaluation of the effectiveness of the program. Petrol ने कई measures incorporate किए हुए थे जिससे continuous basis पर evaluate किया जाता था effectiveness of the performance management program. First, before all employees were reviewed using the system, they were surveyed regarding their सेटिस्फेक्शन विद द न्यू सिस्टम। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन जांची जाती थी बिफोर इसके कि उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू की जाए उस सिस्टम के तहत,
This input was then used to further improve the appraisal process. इस input से use के इस input को मज़ीद use किया जाता था कि improve किया जाए appraisal process. In addition, the patrol uses the results of a bi-yearly citizen survey conducted by Washington State University. Patrol use करता था bi-yearly citizen survey जो कि conduct किया जाता by Washington State University. The results of this survey are used to determine whether the state's patrol's customers are satisfied with its performance, and the data are also used to adjust and reprioritize performance objectives. In addition, the data are used to measure divisional level performance. One indicator of the success of the performance management process, the Washington State Patrol collects other types of data as well. सर्वे करते थे वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी सर्वे करती थी कि उस पेट्रोल के जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हैं कि नहीं उसके परफॉर्मेंस से, और इस सर्वे को यूज़ किया जाता था और इस सर्वे के तहत जो डेटा कलेक्ट होता था उसके बाद एडजस्ट किया जाता था और रिप्रायोरिटाइज किया जाता परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को, और डेटा को मैयर किया जाता था डिविजनल लेवल डेटा से मैयर किया जाता था, उस डेटा से डिविजनल लेवल परफॉर्मेंस को मैयर किया जाता था, उस डेटा से जब रिप्रायोरिटाइज और एडजस्ट किया जाता था परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को, तो ये भी एक सक्सेस का ज़रिया बना वाशिंगटन स्टेट पेट्रोल का कि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वेस को यूज़ करके, जिस तरह वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसके सर्वे को और इंटरव्यूज़ को एम्प्लॉय साथ इंटरेक्ट करके इन तमाम को यूज़ किया और उन्होंने अपने प्रोसेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सी बेहतरीन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया. This Washington State Patrol collects other types of data as well. For example, every 6 months division manager give presentation regarding performance management of their peers and to several executives. जो दूसरा किस्म का डेटा गैदर करते थे उनमें ये भी शामिल होता था कि वो हर 6 महीने में डिवीजन मैनेजर जो होते थे वो प्रेजेंटेशन देते थे अपने पीयर ग्रुप को रिगार्डिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसी रही, और बहुत से सेवरल एग्जेक्टिव्स को वो देते थे प्रेजेंटेशन. इनिशियली द मीटिंग फोकस ऑन एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट न्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंक्रीज क्वालिटी, बट this will change as new issue arises. Initially तो इस तरह की मीटिंग्स का फोकस होता था कि नए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया जाए और इंक्रीज किया जाए क्वालिटी को, लेकिन इसके साथ साथ जब ये आगे मीटिंग्स चलती रहीं तो फिर नए इश्यूज जो अराइज होते थे उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता था. द प्रेजेंटेशन इज़ 30 to 40 minutes long, followed by 20 to 30 minute questions from peers and executive. The feedback from these presentations is used to measure how well the system is being implemented, and feedback on the success of the meetings will be used to make any necessary changes in the performance management system. The Washington State Patrol may also want to consider measuring how many people are participating in the system. The Patrol would also benefit from assessing whether the new system is distinguishing high from low level performers and from ascertaining the overall cost/benefit ratio of implementing the system. इसके बाद हम एक और केस स्टडी डिस्कस करेंगे, implementing a performance management communication plan at Accounting Incorporation. Accounting Incorporation is a consulting and accounting firm headquartered in Amsterdam, the Netherlands. Recently, Accounting Corporation implemented a performance management system. The first step in the implementation of the new system was the development of set of core competencies. इसके बाद हम पढ़ेंगे compensation and legal issues. Compensation, reward systems overview. Compensation में क्या होता है? Reward system होता है और इसका हम overview लेते हैं. Traditional and contingent pay plans. Reasons for introducing contingent pay plans, possible problems associated with contingent plans, selecting a contingent pay plan, putting pay in context, pay structures.
ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल पे क्या होती है? ट्रेडिशनल पे में शामिल की जाती है सैलरी एंड सैलरी इंक्रीजेस आर बेस्ड ऑन पोजीशन एंड सीनियरिटी। ट्रेडिशनल पे में सैलरी और सैलरी इंक्रीजेस आती हैं जो कि बेस करती हैं पोजीशन पे और सीनियरिटी पे। कंटिजेंट पे क्या होती है? कंटिजेंट पे इज द सैलरी एंड सैलरी इंक्रीजेस आर बेस्ड ऑन जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि सैलरी और सैलरी इंक्रीज जो होता है वो जॉब परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही होती है। ऑल्सो कॉल्ड पे फॉर परफॉर्मेंस। इट इज़ नॉट एडेड टू बेस पे, इफ नॉट एडेड टू बेस पे कॉल्ड वेरिएबल पे। कंटिजेंट पे के अंदर सैलरी और सैलरी इंक्रीज आती हैं जो कि बेस करती हैं जॉब परफॉर्मेंस पे, इसे पे फॉर परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। और अगर ये बेस पे का पार्ट ना हो तो इसको वेरिएबल पे कहा जाता है। रीजंस फॉर कंटिजेंट पे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज मोर इफेक्टिव व्हेन रिवॉर्ड्स आर टाइड टू रिजल्ट्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव हो जाती है जब बेनिफिट्स को टाई कर दिया जाता है, स्ट्रेटली प्रोपोर्शनल कर दिया जाता है विद रिजल्ट्स, यानी कि रिजल्ट्स के साथ जोड़ दिया जाता है जब बेनिफिट्स हो। कंटिजेंट पे प्लान्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशंस टू क्लियरली डिफाइंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस, डिटरमिन व्हाट फैक्टर्स आर नेसेसरी। कंटिजेंट पे प्लान ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं वो क्लियरली डिफाइन करें इफेक्टिव परफॉर्मेंस और डिटरमिन करें व्हाट फैक्टर्स आर नेसेसरी, कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं। Contingent pay plans help to recruit and retain top performers. Contingent pay plan मदद करते हैं रिक्रूट करने में और रिटेन करने में टॉप परफॉर्मर्स को। Contingent pay plan project good corporate image. Contingent pay plan की वजह से एक बेहतरीन कॉर्पोरेट इमेज प्रोजेक्ट होता है। Contingent pay plan help improve motivation when employees see a clear link between their efforts and resulting performance expectancy. CP प्लान जो होते हैं वो इम्प्रूव कर देते हैं एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को उस वक़्त जब एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि एक लिंक है बिटवीन देयर एफर्ट एंड द रिजल्टिंग परफॉर्मेंस, यानी कि रिजल्टिंग परफॉर्मेंस और एफर्ट में एक लिंक उन्हें नज़र आता है जिसको एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। एम्प्लॉयज़ सी अ क्लियर लिंक बिटवीन देयर परफॉर्मेंस लेवल एंड रिवॉर्ड्स रिसीव्ड। इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहते हैं इसे। एम्प्लॉयज़ को जब ये नज़र आता है कि क्लियर लिंक है, वाज़ेह लिंक मौजूद है उनकी परफॉर्मेंस में और उनके रिवॉर्ड्स में, यानी कि जब वो परफॉर्मेंस लेवल एक शो करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, इसमें भी एक क्लियरली लिंक है, इसको इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहते हैं। एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़ द रिवॉर्ड्स अवेलेबल, वैलेंस कहते हैं। एम्प्लॉय वैल्यू करता है जब उन्हें रिवॉर्ड मिलते हैं। मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी into instrumentality into valence, यानी कि मोटिवेशन, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और वैलेंस का मजमूआ कहलाती है। पॉसिबल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कंटिजेंट प्लान्स, पे प्लान्स, पुअर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, रिवॉर्डिंग काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर, इनसिग्निफिकेंट रिवॉर्ड्स, द रिवॉर्ड बिकम्स द ड्राइवर, extrinsic versus intrinsic motivation, disproportionality large rewards for executives। जो पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकती हैं कंटिजेंट पे प्लान के साथ वो क्या हो सकती हैं? वो ये कि पुअर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो, रिवॉर्ड किया जाए, काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर, इनसिग्निफिकेंट रिवॉर्ड्स हों, या रिवॉर्ड बिकम ड्राइवर, यानी कि रिवॉर्ड एक ड्राइव करने का जरिया बन जाए कि वो ही ड्राइव कर रहा हो हर चीज़। एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, डिसप्रोपोर्शनलिटी लार्ज रिवॉर्ड्स फॉर एग्जेक्टिव्स, यानी कि डिसप्रोपोर्शनलिटी यानी कि कोई प्रोपोर्शन ना हो और उसके बगैर बड़े रिवॉर्ड्स दिए जाए एग्जेक्टिव्स को। सिलेक्टिंग अ कंटिजेंट पे प्लान, इश्यूज टू कंसिडर। एक कंटिजेंट पे प्लान को सिलेक्ट करते वक्त कौन से इश्यूज को कंसिडर किया जाएगा? ए, कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो इश्यूज को कंसिडर किया जाएगा जिनमें पहले नंबर पे है कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है और दूसरा स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडिशनल
इन्वॉल्वमेंट। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो कि टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग करती हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है उनमें, जॉब्स दैट आर क्लियरली डिफाइंड, यानी कि टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग उनमें होती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है और जॉब्स को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। इन्वॉल्वमेंट शेयर्ड डिसीजन मेकिंग की जाती है, लेटरल कम्युनिकेशन होती है, लूजली डिफाइंड रोल्स होते हैं। कंटिजेंट पे सिस्टम्स फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पीस रेट, सेल्स कमीशंस, ग्रुप इंसेंटिव्स। कंटिजेंट पे प्लान सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होते हैं जिनमें ट्रेडिशनल होता है और इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ट्रेडिशनल में पीस रेट आता है, सेल्स कमीशन आता है, ग्रुप इंसेंटिव्स आते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट शेयरिंग आता है, स्किल बेस्ड पे आती है। बी कंटिजेंट पे प्लान्स टू एनहांस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस। एम्प्लॉय डेवलपमेंट स्किल बेस्ड पे हो जाती है, इसकी वजह से एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है। कस्टमर सर्विस किस तरह होती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाती है पे, गेन शेयरिंग, इससे कस्टमर सर्विस बेहतर होती है। ओवरऑल प्रॉफिट में एग्जेक्टिव पे होती है, प्रॉफिट और स्टॉक शेयरिंग होती है जिससे ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी इंडिविजुअल पीस रेट, सेल्स कमीशन, यानी कि एक इंडिविजुअल को पीस रेट मिलता है और सेल कमीशन मिलता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और ग्रुप गेन शेयरिंग, ग्रुप इंसेंटिव, उससे भी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आता है। टीम वर्क, सेल्स कमीशंस, टीम सेल्स कमीशंस, गेन शेयरिंग्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे, इससे टीम वर्क में बेहतरी आती है। पुटिंग पे इन कॉन्टेक्स्ट, अ रिवॉर्ड इंक्रीजेस द चांस दैट specific behaviors and results will be repeated. Employee will engage in new behavior and produce better results. रिवॉर्ड इंक्रीज करता है चांस को कि कुछ खास बिहेवियर्स और रिजल्ट्स को रिपीट किया जाएगा और एम्प्लॉय इंगेज हो जाएंगे नए बिहेवियर्स में और बेटर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। रिवॉर्ड्स कैन इंक्लूड पे, रिकग्निशन, पब्लिक, प्राइवेट स्टेटस, time, trust and respect, challenge, responsibility, freedom, relationships। यानी कि रिवॉर्ड्स के अंदर ये तमाम चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं कि आपके पे को इंक्रीज किया जाए, रिकग्निशन दिया जाए, टाइम यानी कि आपको लीव्स दी जाए, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दी जाए, चैलेंजिंग रोल दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मज़ीद बढ़ाई जाए, फ्रीडम दी जाए आपको डिसीजन मेकिंग के लिए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, और रिलेशनशिप्स आपके इंक्रीज हो। हाउ टू मेक रिवॉर्ड्स वर्क। डिफाइन एंड मेजर परफॉर्मेंस फर्स्ट एंड देन एलोकेट रिवॉर्ड्स। डिफाइन किया जाए और मेजर किया जाए परफॉर्मेंस को पहले और फिर रिवॉर्ड्स को एलोकेट किया जाए। ओनली यूज रिवॉर्ड्स दैट आर अवेलेबल, वो रिवॉर्ड्स दिए जाएँ जो कि अवेलेबल हों। मेक श्योर ऑल एम्प्लॉयज़ आर एलिजिबल, इस चीज़ का यकीन बनाया जाए कि तमाम एम्प्लॉयज़ एलिजिबल हों रिवॉर्ड्स के लिए। रिवॉर्ड शुड बी बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों किस्म के रिवॉर्ड शामिल किए जा सकते हैं। हाउ कट कर दीजिएगा। रिवॉर्ड शुड बी विजिबल, कंटिजेंट, टाइमली, रिवर्सिबल। यानी कि रिवॉर्ड्स को ये चारों करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, विजिबल भी हो, कंटिजेंट भी हो, टाइमली भी हो, रिवर्सिबल भी हो। पे स्ट्रक्चर्स, जॉब एवेल्युएशन, ब्रॉड बैंडिंग। पे स्ट्रक्चर के अंदर एन ऑर्गेनाइजेशन पे स्ट्रक्चर क्लासिफाइज जॉब्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव वर्थ, इज डिजाइन्ड बाय जॉब एवेल्युएशन मेथड्स। जॉब एवेल्युएशन, method of data collection determining the worth of various jobs to create a pay structure, or considerations of key skills and abilities required for each job, value of job for organization, how much other organizations pay। यानी कि जॉब एवेल्युएट करने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं कि मेथड के डेटा कलेक्ट किया जाता है। जॉब एवेल्युएशन के अंदर ये किया जाता है कि डाटा कलेक्ट किया जाता है, कट कर दे, जॉब एवेल्युएशन में डाटा कलेक्ट किया जाता है कि वर्थ ऑफ जॉब, वेरियस जॉब्स डिटरमिन की जाती हैं और फिर एक पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है।
कंसिडर किया जाता है कि कौन सी की स्केलेबिलिटी होनी चाहिए उस जॉब के लिए, और वैल्यू किया जाता है जॉब फॉर ऑर्गेनाइजेशन और हाउ मच और अदर ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी कि उसमें चेक किया जाता है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कितना पे कर रही हैं। टाइप्स ऑफ जॉब एवल्यूशन मेथड्स, रैंकिंग, क्लासिफिकेशन, पॉइंट। 3 किस्म के जॉब एवल्यूशन मेथड्स हैं, रैंकिंग, क्लासिफिकेशन एंड पॉइंट। नंबर 1 रैंकिंग, create job description, compare job descriptions, rank jobs, यानी कि क्रिएट किया जाए जॉब डिस्क्रिप्शन, क्रिएट किया जाए, कंपेयर किया जाए बिटवीन डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शन और रैंक किया जाए जॉब, यानी कि ये सीनियर लेवल जॉब, ये मिडिल लेवल जॉब और ये लो लेवल जॉब है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रैंकिंग मेथड, रैंकिंग मेथड यूज करने के एडवांटेजेस क्या हैं? रिक्वायर्स लिटिल टाइम, इसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है, मिनिमल एफर्ट नीडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत ही मिनिमम एफर्ट चाहिए होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? क्राइटेरिया फॉर रैंकिंग में नॉट बी क्लियर, डिस्टेंसेस बिटवीन ईच रैंक में नॉट बी इक्वल। डिसएडवांटेजेस रैंकिंग मेथड के हैं कि क्राइटेरिया फॉर रैंकिंग में नॉट बी क्लियर, रैंकिंग के लिए जो क्राइटेरिया वो ज़रूरी नहीं कि क्लियर हो, और डिस्टेंस बिटवीन ईच रैंक में बी नॉट बी इक्वल, अगर हर रैंक जो है एक दूसरे से वो इक्वल डिस्टेंस पे ना हो। क्लासिफिकेशन, अ सीरीज ऑफ क्लासेस और ग्रेड्स आर क्रिएटेड, ईच जॉब इज प्लेस्ड विद इन अ जॉब क्लास। क्लासिफिकेशन के तहत एक क्लासेस की सीरीज क्रिएट की जाती है और ग्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं और जॉब्स को उन क्लासेस और ग्रेड्स में प्लेस कर दिया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं सिस्टम के? जॉब्स कैन बी क्विकली स्लॉटेड इनटू द स्ट्रक्चर, जॉब्स को बआसानी आप स्लॉट कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर में। एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट मेथड बिकॉज इट सीम्स वैलिड, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस मेथड को बिकॉज उनको वैलिड नज़र आता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लासिफिकेशन मेथड, रिक्वायर्स एक्सटेंसिव टाइम एंड एफर्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिफिकेशन लेवल्स में नॉट बी इक्वल, और क्लासिफिकेशन लेवल्स में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल नहीं होता। पॉइंट मेथड, आइडेंटिफाई कंपनसेबल फैक्टर्स, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, स्केल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल ऑन अ स्केल of 1 to 5, assign a weight to each factor so the sum of the weight for all factor is equal to 100%. पॉइंट मेथड में आइडेंटिफाई किया जाता है कंपनसेबल फैक्टर को, इसमें जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। स्केल फैक्टर्स यानी कि फॉर एग्जांपल ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 स्केल फैक्टर होता है और असाइन किया जाता है वेट टू ईच फैक्टर सो द सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल फैक्टर्स इक्वल टू द सम ऑफ द वेट ऑफ द ऑल फैक्टर्स। आखिरी लाइन काट दीजिएगा। एंड असाइन अ वेट, और असाइन किया जाता है वेट टू ईच फैक्टर इस तरह के जो टोटल सम आया वो 100% हो। एडवांटेजेस क्या हैं पॉइंट मेथड के? एस्टैब्लिश वर्थ ऑफ ईच जॉब रिलेटिव टू ऑल अदर जॉब्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये हर जॉब की वर्थ क्रिएट करता है रिलेटिव टू ऑल अदर जॉब्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। comprehensive measurement of relative worth of each job in organization, comprehensively ये measure करता है हर job की worth in organization। easy to rank job when total points are known for each job, और रैंक बहुत आराम से कर लिया जाता है जब हमें टोटल पॉइंट पता हो एक जॉब के। डिसएडवांटेजेस क्या है सिस्टम के? रिक्वायर्स एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम एंड एफर्ट, कि इसमें बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम और एफर्ट की ज़रूरत होती है। बस जॉब एवेल्यूशन मेथड मैटर, क्या जॉब एवेल्यूशन मेथड मैटर करता है? फेयरनेस, एवेल्यूएटर्स इम्पार्शल और ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएटर्स। कॉम्पेंसेशन सर्वेस, इंफॉर्मेशन ऑन बेस पे एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ कॉम्पेंसेशन conducted in-house or by consultants. Broad banding, a pay structure collapses job classes into fewer categories. एक पे स्ट्रक्चर से जॉब जो है वो collapse हो जाती है और few categories में शामिल हो जाती है।
Advantages provide flexibility in rewarding people. लोगों को रिवॉर्ड करने में फ्लेक्सिबिलिटी है. Reflect changes in organizational structure. Provides better base. Advantages क्या हैं इसके? Provide flexibility in rewarding people. Reflect changes in organizational structure. Provides better base for rewarding growth in competence. Gives more responsibility for pay decisions to managers. Provide better basis for rewarding career progression. Reward system की summary हम यहाँ कर लेते हैं. Traditional and contingent pay plans. Reasons for introducing CP plan हमने पढ़े. Possible problems associated with CP plans हमने discuss किए और selecting a CP plan हमने पढ़ा. Then we discuss putting pay in context और हमने pay structures को डिटेल में डिस्कस किया. इसके बाद हम देखेंगे लीगल इश्यूज और ओवरव्यू क्या है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड द लॉ. सम लीगल प्रिंसिपल्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और लॉज अफेक्टिंग performance management. Performance management and the law. Although we have not discussed legal issues in depth, several chapters have touched upon how to design and implement performance management system to be fair and acceptable. Performance management and the law. Although we have not discussed legal issues in depth, several books have touched upon how to design and implement performance management systems to be fair and acceptable. बहुत से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन किए गए हैं, बहुत से बुक्स बनाई हैं जो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स को एक्यूरेट और फेयर और एक्सेप्टेबल होने के बारे में बताती हैं. यूजुअली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट आर फेयर एंड एक्सेप्टेबल टू एम्प्लॉयज़ आर आल्सो लीगली साउंड. यानी कि वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि फेयर हो, एक्सेप्टेबल हो, वो लीगली साउंड सिस्टम होता है, यानी लीगली साइड से भी कवर होता है. A basic principle that guides the design of a fair system is that procedures that are substandardized. A basic principle that guides the design of a fair system is that the procedures are standardized and the same procedure are used with all employees. In other words, when the rules and the procedures are known by everyone and they are applied in the same way to everyone, thus the system is to be regarded as fair one. This is also the basic principle that underlines implementation of performance management system that are legally sound. अगरचे हमने लीगल इश्यूज को डेप्थ में नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत से बुक्स इस टॉपिक को टच करती हैं ताकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को फेयर और एक्यूरेट बनाया जा सके. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ज़्यादातर फेयर और एक्सेप्टेबल उस वक्त होते हैं जब वो लीगली साउंड होते हैं. और एक बेसिक प्रिंसिपल जो कि एक डिज़ाइन ऑफ फेयर सिस्टम के लिए प्रोसीजर्स बनाता है और स्टैंडर्डाइज करता है, और वो ये बताता है कि एक ही सिस्टम तमाम एम्प्लॉयज़, तमाम एग्जेक्टिव सब के लिए यूज़ होगा. और दूसरे अल्फाज में कि व्हेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर नोन बाय एवरीवन, और जब हर कोई जानता हो रूल्स को भी प्रोसीजर्स को भी, तो फिर वो अप्लाई होते हैं सेम वे टू एवरीवन और सिस्टम को बहुत ज़्यादा फेयर कंसिडर किया जाता है. लेजिस्लेशन एंड कोर्ट केसेस इन पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम एंड मैनी अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंडिकेट दैट discriminatory effects of a performance management system can be minimized by applying basic principle. Treat everyone in exactly the same way. Unfortunately, this does not happen very often. As a consequence, there has been a 100% increase in number of employment discrimination cases filed in the United States from 1995 to 2005. And many of these cases have involved issues around the design and implementation of the performance management system. Legislation पाकिस्तान में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम और बहुत से दुनिया के ममालिक में ये इंडिकेट करता है कि डिस्क्रिमिनेटरी इफेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को कम किया जा सकता है जब हम तमाम लोगों को एक ही रूल के तहत ट्रीट करें, एक ही तरीके से ट्रीट करें.
लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये बहुत कम होता है और ऐसा अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता, जिसकी वजह से 100% इंक्रीज़ है in number of employment discrimination cases in United States from 1995 to 2005, यानी कि 95 से लेके 2005 तक जो केसेस थे डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड केसेस थे वो 100% इंक्रीज करके थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एंड मैनी ऑफ द केसेस हैव इन्वॉल्व्ड इश्यूज अराउंड द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और बहुत से इश्यूज जो थे इन केसेस के वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेट कर रहे होते थे और क्योंकि वो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होता था। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर यूजुअली साउंड इफ़ दे आर फेयर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम साउंड होते हैं, सही होते हैं अगर वो फेयर हों, प्रोसीजर्स आर स्टैंडर्डाइज, प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज हों, और सेम प्रोसीजर आर यूज विद ऑल एम्प्लॉयज़, तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ एक ही प्रोसीजर यूज़ किया जाए। Some legal principles affecting performance management overview: employment at will, negligence, defamation, misrepresentation, adverse impact, illegal discrimination. Employment at will. Employment relationship can be ended at any time by employer or employee. देखिए employment relationship जो है वो किसी वक्त भी ख़त्म किया जा सकता है, या तो employer से, या तो एम्प्लॉयर उसे ख़त्म कर दे या फिर एम्प्लॉय उसे ख़त्म कर दे। एक्सेप्शंस क्या है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, पॉसिबल वायलेशंस ऑफ लीगल राइट्स। एक्सेप्शन ये है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हो और पॉसिबल वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स की। एम्प्लॉयमेंट एट विल। एम्प्लॉयमेंट एट विल, द एम्प्लॉयर or the employee can end the development relationship at any time. This type of employment relationship gives employers considerable latitude in determining whether, when, and how to measure and reward performance. Thus, an employer could potentially end the employment relationship without documenting any performance problems. There are two exceptions regarding an organization's ability to terminate an employee under these circumstances. First, there may have been an implied contract derived from conversations with others in the organization or from information found in the company's documentation indicating that employees would be terminated for just cause only. Second decision about terminating an employee should consider a potential violation of public policy. जो इस तरह यानी कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दे और विदाउट एनी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, ये दो ही तरीके से हो सकता है और दो ही एक्सेप्शन इसके लिए हैं। उसमें नंबर 1 ये कि वहाँ पे एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि ड्राइव किया जाए फ्रॉम कन्वर्सेशन विद अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनीज डॉक्यूमेंटेशन के एम्प्लॉयज़ को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। दो एक्सेप्शंस जो इस रूल को हैं वो ये हैं कि एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हो और जो उसमें ये जो कि हमें पता चले फ्रॉम फॉर्मल डिस्कशन विद अदर एम्प्लॉयज़ और हमें कंपनी की बुक्स में या ये पता चले कि एम्प्लॉयर को फॉर जस्ट कॉज टर्मिनेट किया जा सकता है किसी भी वक्त। और दूसरा ये डिसीजंस अबाउट टर्मिनेटिंग एम्प्लॉय शुड बी कंसिडर्ड अ पोटेंशियल वायलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कि जो टर्मिनेशन हो उसको कंसिडर किया जाए कि पोटेंशियल वायलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी है। नेग्लिजेंस। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आउटलाइन अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम in their employee manual, employment contract or other materials. When the system is described in such documents and not implemented as described, legal problems can arise. Negligence ये होती है कि organization outline करती है performance management system in employee manual, employment contract or materials or other materials, लेकिन ये सिस्टम उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता जिस तरह के उसे डिस्क्राइब किया गया होता है डॉक्यूमेंट्स में, और इसकी वजह से लीगल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। इफ़ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब अ सिस्टम एंड इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड एज डिस्क्राइब, एम्प्लॉय कैन चैलेंज एवल्यूएशन चार्जिंग नेग्लिजेंस।
Defamation. It is disclosure of untrue, unfavorable performance information that damages an employee's reputation. An employee can argue that the organization defamed her if the employer state. Defamation is disclosure of untrue, unfavorable performance information that damage an employee's reputation. An employer can argue that the organization defamed her if the employer states false and libelous information during the course of performance evaluation, or negligently or intentionally communicate these statements to a third party. Such a potential future employer thus subjected the employee to harm or loss of reputation. Disclosure of performance information that is untrue and unfavorable. यानी कि defamation कहलाता है कि untrue, unfavorable performance information जो कि डैमेज करे एम्प्लॉय की रेपुटेशन को, उसको फैलाया जाए. एम्प्लॉय आर्ग्यू कर सकता है कि जो उसके एम्प्लॉयर ने उसके मुतल्लिक परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की और फॉल्स है, लिबेलियस इंफॉर्मेशन है और नेग्लिजेंटली और इंटेंशनली इसे इस तरह किया गया है. दिस मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है? डिस्क्लोजर ऑफ परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन दैट इज अनट्रू एंड फेवरेबल, यानी कि अनट्रू हो, झूठ पर मबनी हो और फेवरेबल हो. Misrepresentation is about disclosing untrue favorable performance, and this information causes risk or harms to others. When a past employee provides a glowing recommendation for a former employee who was actually terminated because of poor performance, the employer is guilty of misrepresentation. Misrepresentation, untrue favorable performance information को फैलाने का नाम है. यानी कि जिस तरह हमने एक एग्जांपल में पढ़ा कि एक पास्ट एम्प्लॉय एक ग्लोइंग रिकमेंडेशन एक फॉर्मर एम्प्लॉय की दिखाता है टू द एम्प्लॉयर जो कि टर्मिनेट हुआ था बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत उसने एक रिकमेंडेशन बनवा ली और दैट एम्प्लॉयर इज गिल्टी ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, और वो एम्प्लॉयर मिसरिप्रेजेंटेशन का गिल्टी हुआ. एडवर्स इम्पैक्ट अनइंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन. Performance management system has unintentional impact on a protected class. Organization must demonstrate specific key skill ability is a business requirement for the job. All affected employees are evaluated in the same way. Organizations should review ongoing performance score data by protected class to implement corrective action as necessary. Organization को review करना चाहिए ongoing performance score जो प्रोटेक्टेड क्लास को हासिल है टू इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन एज नेसेसरी. इलीगल डिस्क्रिमिनेशन और डिस्परेट ट्रीटमेंट. रेटर असाइन डिफरेंट स्कोर टू एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन फैक्टर्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस. Employees receive different treatment as a result of such ratings. Employees can claim they were intentionally and illegally differently due to their status. Employee claim of illegal discrimination. Employee claim क्या हो सकता है? Direct evidence of discrimination. Evidence regarding the following: membership in protected class, adverse employment decision, performance level deserved, reward / different treatment, how others were treated not in the protected class. What will be employer response to claim of illegal discrimination? Legitimate and non-discriminatory reason for action related to performance. Note: good performance management system and subsequent performance related decisions used consistently with all employees provides defense. यानी कि गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस रिलेटेड डिसीजन जो होते हैं वो कंसिस्टेंटली ऑल एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं डिफेंस. Laws effective performance management. During the past few decades, several countries have passed laws prohibiting discrimination based on race or ethnicity, sex, religion, national origin, age, disability status, and sexual orientation. Laws जो कि relate करते हैं laws in United Kingdom, Equal Pay Act 1970, race relation,
Sex Discrimination Act, Disabilities Discrimination Act, Employment Equality Regulations, Employment Equality Regulation 2003. अमेरिका में कौन से लॉज हैं? इक्वल पे एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट, एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट, अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट। पाकिस्तान में भी कुछ लॉज हैं जो कि लेबर लॉज हैं और इक्वल पे एक्ट है, और इसी तरह कुछ और लॉज हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस को काउंटर करते हैं, वो इन प्लेस हैं। The system is formally explained and communicated to all employees. The system includes a formal appeal process हो, procedures standardized हो and uniform for all employees within a job group. The system includes procedure to detect potentially discriminatory effects or biases and abuses the system. System को formally explain किया जाए, communicate किया जाए तमाम employees को, सिस्टम के अंदर फॉर्मल अपील प्रोसेस हो, प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज हो, यूनिफॉर्म हो तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए विद इन अ जॉब ग्रुप, और सिस्टम के अंदर प्रोसीजर शामिल किए जाएँ जो कि डिटेक्ट कर लें पोटेंशियली डिस्क्रिमिनेटरी इफेक्ट्स और बायसेस और अब्यूजेस इन द सिस्टम। Management supervisors are provided with formal training and information on how to manage performance of their employees. Performance information is gathered from multiple diverse and unbiased raters. The system includes thorough and consistent documentation including specific examples of performance based on first-hand knowledge. Employees, performance dimensions and standards are clearly defined and explained to the employee, job related, within control of the employee. Employees are given timely information on performance dimensions, are deficiencies and opportunities to correct them. Employees are given voice in the review process and treated with courtesy and civility throughout the process. यानी कि एम्प्लॉयज़ को क्या राइट होंगे कि परफॉर्मेंस डायमेंशन और स्टैंडर्ड्स जो है वो क्लियरली डिफाइंड हो, जॉब रिलेटेड हो, विद इन द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय हो, और एम्प्लॉय को टाइमली इंफॉर्मेशन दी जाए ऑन परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज, अपॉर्चुनिटी दी जाए उन्हें सही करने के लिए, और उन्हें एक वॉइस दी जाए, उन्हें बोलने का हक दिया जाए रिव्यू प्रोसेस में, और ट्रीट के विद कर्टेसी एंड सिविलिटी थ्रू आउट द प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा अब हम उसे समराइज़ कर लेते हैं, और उसमें आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की आज के लेक्चर में, उसमें पॉसिबल एरर्स इन रेटिंग, देन वी हैव डिस्कस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग, देन वी डिस्कस स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग, सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग, स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग, सेल्फ एफिकेसी ट्रेनिंग, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है, और आज जो हमने पढ़ा उसको हम समराइज़ कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉम्पनसेशन जो कि रिवॉर्ड सिस्टम से रिलेटेड था, और उसके बाद हमने लीगल इश्यूज डिस्कस किए जो कि एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स।